हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? माई सेल्फ वैभव फ्रॉम एचडीके क्लासेस। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचडीके क्लासेस पे। आज सभी को जैसे कि पता है, हमारा 10th 11th के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। अब 12th का हमारा एक नया सेशन स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम क्या करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लस हमारी क्या है, हमारी नेक्स्ट बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम इन दोनों बुकों को क्या करेंगे, इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। हमने जैसे प्रीवियस ईयर में अपनी दोनों बुक्स कंप्लीट करी थी, इसी साल हम क्या करेंगे, दोबारा से उन बुकों को पढ़ेंगे न्यू अपडेट्स के साथ, और अच्छे तरीके से और अच्छे बेहतर तरीके से और न्यू स्ट्रेटेजीज के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, अब जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या है, 4 चैप्टर है। कितने? 4 चैप्टर हैं। कौन कौन से? सेकंड, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। चैप्टर 1 तो आपका यही वाला है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कि आप जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि होती क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो चैप्टर 2 है, कुछ हमें सम बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? कुछ सम बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ने हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होंगे सेकंड चैप्टर में। ठीक है, थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम एंड सम एग्रीगेट्स। ठीक है, जीएनपी, जीडीपी, ये सब ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे किसमें, थर्ड चैप्टर में, कि नेशनल इनकम क्या होती क्या है इसके बारे में। फोर्थ चैप्टर हम पढ़ेंगे फिर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, चैप्टर 4 में हम क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये आपकी जो यूनिट 1 है, ये इसमें यूनिट 1 में 4 चैप्टर आते हैं, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, सम बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए, थर्ड पढ़ लिया आपने नेशनल इनकम के बारे में, फोर्थ आप जानोगे कि नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। अब जो पेपर में है ना, यूनिट 1 जो आपकी है, पूरी 10 मार्क्स क्या करते हैं, 10 मार्क्स अपने साथ लेके चलती है। पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो 4 चैप्टर है, ये अपने आप में क्या रखते हैं, पूरे 10 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के अपना चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने हल्का सा डिफरेंस पढ़ा था कि होता क्या है। वही थोड़ी सी चीजें हमें जाननी है। स्टार्ट करते हैं, चलिए। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या होती है। ऐसे हमने 11th में जाना था। अगर आपको इकोनॉमी का मतलब पता है, इकोनॉमी, रिसोर्सेज, ये सब वर्ड्स अगर आते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम वर्ड का एक मतलब जानते हैं, रिसोर्सेज। कौन सा वर्ड? रिसोर्सेज क्या होते हैं? आप सभी ने 11th में पढ़ा था, चैप्टर 1 में रिसोर्सेज क्या होता है। अब देखिए, रिसोर्सेज में आपको बता देता हूँ रिसोर्सेज होते क्या है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो रिसोर्सेज ऐसी चीज होती है जो भी हमारे एनवायरनमेंट में, कोई भी ऐसी एवरीथिंग जो हमारी वांट्स को या नीड्स को सेटिस्फाई करती है, उनको क्या बोलते हैं, हम रिसोर्सेज बोलते हैं। दोबारा से, ऐसी कोई सी भी थिंग या कोई ऐसी चीज जो हमारी वांट को, नीड को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोल सकते हैं। जैसे आपको प्यास लगती है, आप क्या पीते हो, पानी पीते हो। ऐसी आपके लिए, और खाना खाते हो, भूख लगती है तो खाना खाते हो। तो आपकी जो चीजें हैं, आप वांट्स और नीड्स को क्या कर रहे हैं, आपकी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, रिसोर्सेज हो गई। ठीक है, हमने 11th में पढ़ लिया था कि रिसोर्सेज होते क्या है। ऐसी कोई सी भी चीज जो एनवायरनमेंट में हमारे अवेलेबल है और जो हमारी नीड्स को, वांट्स को क्या करती है, डायरेक्ट सेटिस्फाई करती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, स्केयर है। रिसोर्सेज क्या है हमारे, स्केयर है। मतलब उन रिसोर्सेज की क्या है, हमारे यहाँ कमी है। रिसोर्सेज की अगर हमारे यहाँ कमी है तो कमी क्यों आ रही है, बिकॉज उनके क्या है, एक तो अल्टरनेटिव यूजेस है। रिसोर्सेज के क्या है, हमारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो लैंड का। लैंड का एक हमने एग्जांपल ले लिया, लाइक एक लैंड पे आप क्या कर सकते हो, फार्मिंग भी कर सकते हो। फार्मिंग के साथ साथ आप बिल्डिंग भी बना सकते हो। बिल्डिंग के साथ साथ आप उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो आपने क्या देखा है कि जो हमारा रिसोर्स था, जो लिमिटेड था लैंड, उसका हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस कर सकते हैं कई सारे। तो यही एक हमारी प्रॉब्लम आती है कि आप जो रिसोर्सेज हैं, जो स्केयर हैं, हम उनके क्या करते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस करते हैं। ठीक है, ये पता हो गया। और हमें क्या पता है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये क्या है,
लिमिटेड है, लिमिटेड है। ये ऐसा तो नहीं कि हमारी जितना हम चाहे गुड्स को ले सकते हैं, जितना हम पैसा चाहे ले सकते हैं, नहीं, ये सारे गुड्स क्या है, हमारे ज्यादातर सारे हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। एक तो स्केयर हो गए, अल्टरनेटिव यूजेस हो गए, और क्या हो गए, लिमिटेड है रिसोर्सेज। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया रिसोर्सेज क्या होते हैं। ऐसी अब आपको ये जानना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स नीचे आके से थोड़ा ऊपर आप देख लेना, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने क्लास 11th में पढ़ा है। हम इसमें क्या पढ़ते हैं, एक इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इंडिविजुअल वेरिएबल या इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ते हैं। जैसे किसी भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग ले लीजिए, किसी भी इंडिविजुअल आप क्या ले लो, प्रोड्यूसर ले लो, कोई सा भी अगर आप हाउस होल्ड ले लो, ये सब क्या पढ़ते हैं हम किसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अंदर। हम इसकी क्या पढ़ेंगे, इसकी डिमांड क्या है इस इंडिविजुअल की, इस डिमांड वो सॉरी जो प्रोड्यूसर जो हमारे कंज्यूमर है क्या लेना चाहता है, क्या इसकी मतलब बाइंग परचेजिंग है कि वो क्या खरीदना चाहता है, उसकी सब डिमांड क्या है, और प्रोड्यूसर क्या सप्लाई कर रहा है, ऐसी किसी हाउस होल्ड की क्या इनकम है। ये सब हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। कि हम किसी इंडिविजुअल के जब बारे में पढ़ते हैं, किसी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या किसी हम इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में पढ़ते हैं, तो हम किस में पढ़ते हैं इसे सारा, हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में अंदर। लेकिन अब हम क्लास 12th में आ चुके हैं। हम क्लास 12th में हम कौन सा हम पे नई बुक आई है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मीन्स हमने पढ़ा था कि क्या होता है, होल मतलब लार्ज। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को किस बेसिस पे पढ़ते हैं, होल या लार्ज, मतलब पूरी होल इकोनॉमी बेसिस पे पढ़ते हैं। मतलब सबकी डिमांड, सबकी सप्लाई। हमने एक सबके लिए क्या जोड़ा था, एक एग्रीगेट वर्ड यूज करा था। कौन सा वर्ड, एग्रीगेट। समझ आया, एग्रीगेट वर्ड यूज करा था। मतलब इसमें हम लोगों की एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे ऑल ओवर इकोनॉमी में, मतलब कितना प्रोड्यूस हुआ, कितनी लोगों की डिमांड है, कितनी लोगों को सब प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, ये आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में था कि हम इसमें एम्प्लॉयमेंट लेवल देखेंगे, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना लोग काम कर रहे हैं, जितनी भी हमारी ओवरऑल चीजें आएंगी हम होल के बेसिस पे लेंगे कि मतलब हमारा एग्रीगेट कितना चल रहा है, सब किस में पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या डील करते थे, एक इंडिविजुअल आउटपुट या इंडिविजुअल वेरिएबल को ले रहे थे, जिसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं इंडिविजुअल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर्स फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे माइक्रो आएगा, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, स्कोप जानेंगे, सिग्निफिकेंस जानेंगे किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ओके, बात करते हैं सबसे पहले अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। हमने पढ़ा था कि इस टर्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश हैज टू ओरिजिन इन ग्रीक टर्म मैक्रोस। ये कौन से ग्रीक वर्ड से मिला है हमें, मैक्रोस। मैक्रोस से मिला है, मैक्रोस विच मीन जिसका मतलब क्या होता था, लार्ज होता था। हमने 11th में जाना था। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस हमें क्या बोला है कि जो लार्ज मीन्स होता है मतलब इकोनॉमी एज अ होल। लार्ज का मतलब क्या हो गया, जो आपकी इकोनॉमी है पूरी इकोनॉमी को पढ़ना है आपको, होल। ठीक है, समझ गए। ऐसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का देखा था, वो कौन से वर्ड से ओरिजिनेट हुआ था, माइक्रोस, जिसका मतलब क्या होता था, स्मॉल। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन थी, मैक्रो इकोनॉमी इज डिफाइंड द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, ये एक ब्रांच होती है किसकी, इकोनॉमिक्स की, विच स्टडीज इकोनॉमिक्स इशू, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक इशूज पढ़ते हैं, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं। किस लेवल पे, लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की लेके साथ में होल को लेके पढ़ते हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक्स इशू जानते हैं, इकोनॉमिक्स कंट्री के, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब आप कहोगे हम ये जानते हैं कि जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स थी ये आई कहाँ से। ठीक है, ये बुक आई कैसे, एमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स का एमरजेंस कहाँ से हो, मतलब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से आई। अब एक हमारे साइंटिस्ट थे, कौन, साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, हमारा जॉन मेनिक कीन्स। जो हमारे जॉन मेकिंग कीन्स थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी हमारी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। जिन्होंने हमारे जो राइटर थे बुक के, उन्होंने एक बुक लिखी थी
जिनका नाम क्या था हमारा, जॉन मेल्टन कीन्स। अब इन्होंने इस बुक में ये लिखा था कि ये सब कई सारी मतलब उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट थ्योरीज और भी कई सारी चीजें थी जिनके बारे में इन्होंने ये लिखा था बुक में। लेकिन इसी बुक्स के अंदर से हमारा एक टॉपिक निकल के आया, एक बुक बनी जिसको हमने क्या बोला, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन्होंने इन्हीं की वजह से हमारी एक मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको आज पढ़ने को मिल रही है। अब देखो ये बुक आई कैसे, जो हमारे जॉन मैनार्ड कीन्स थे उन्होंने, अब देखो कैसे करा, मैक्रो इकोनॉमिक एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हमने क्या करा, एक सेपरेट ब्रांच बनाया इकोनॉमिक्स की, मतलब उसे एक अलग पोजीशन दी। एमर्ज आफ्टर द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे कौन, जॉन मैनार्ड कीन्स। पब्लिश हिज बुक, इन्होंने एक अपनी बुक पब्लिश करी थी, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। एक जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी कब पब्लिश करी थी, 1936 में। अब ये बुक अब देखो कैसे आती है, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। एक ग्रेट डिप्रेशन आया था कब, 1929 में। 1929 में क्या आया था, एक ग्रेट डिप्रेशन आया था। आप कहोगे सर कि ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है। अब देखो, डिक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। कहाँ पे डिक्रीज होने लगा था आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, मतलब वहां का प्रोडक्शन, आउटपुट, मतलब बेरोजगारी वहां पे इतनी आ गई थी कि वहां पे क्या आ गया था, एक डिप्रेशन आ गया था, ग्रेट डिप्रेशन। मतलब वहां पे जब सारी चीजें क्या होने लगती है, अपने लो लेवल पे आने लगती हैं। कहाँ पे, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। जो अदर कंट्री ऑल्सो, और दूसरी कंट्रीज थी उसमें भी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज फ्रॉम 3% टू 25%। बेरोजगारी का दर इतना बढ़ गया था कि 3% से लेके किस में हो गया था, 25% तक हो गया था। एंड जो एग्रीगेट आउटपुट था यूएसए का, कितने परसेंट से गिर गया, 33% से गिर गया। ठीक है, इसलिए द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एमर्ज। इसकी वजह से एक हमारी बुक लाई गई, जो हमारे इकोनॉमिस्ट, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जॉन मेनार्ड कीन्स, उन्होंने इस बुक में उसके सॉल्यूशंस बताए, उसके बारे में बताया। एंड एक जो बुक थी हमारी, द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस, एक 1919, इसमें भी हमारी एक बुक थी, उसमें भी आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी जिससे उसका आपके सॉल्यूशंस पढ़ने को मिलेंगे, जो ये हमारा ग्रेट डिप्रेशन आया था। बस आपने इकोनॉमिक्स का याद रखना है, जिनकी वजह से हमारी बुक आई थी, जॉन मेनार्ड कीन्स। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल इश्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या, प्रिंसिपल इश्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रेजिडेंट, ग्रोथ आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। अब जो हमारे प्रिंसिपल इश्यूज थे कि एक तो एम्प्लॉयमेंट, कि आपका एक तो छोटा सा देश है, आपके मतलब देश में इतनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, जैसे एम्प्लॉयमेंट तो आपके यहाँ क्या है, कम है, बट जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपके देश में क्या है, ज्यादा है। तो एम्प्लॉयमेंट फॉर द रेजिडेंट, ग्रोथ ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, आपको क्या करना है, अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, एक हमारी मेजर प्रॉब्लम थी। द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब जब किसी भी डिमांड गुड्स के क्या बढ़ जाते हैं हमारी कंट्री में, जब हमारी कंट्री में महंगाई बढ़ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। आपकी कंट्री में क्या बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, एक प्रॉब्लम थी। और द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, एक प्रॉब्लम थी हमारी डिप्रेशन। अब डिप्रेशन किसे कहते हैं, जब गुड्स के प्राइस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, मतलब मंदी आ जाती है आपके देश में, जब सारी चीजें क्या मिलने लगती है, सस्ती मिलने लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। लैक ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स, क्योंकि गुड्स की डिमांड ही नहीं है। सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर द प्रिंसिपल इशूज विच कम इन द हैबिट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब एक बात देखो, जब डिमांड नहीं होगी गुड्स की, जब डिमांड नहीं होगी गुड्स की, तो प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, जब गुड्स की डिमांड नहीं है तो मैं भी इतना प्रोड्यूस क्यों करूं। जब हमारा जो प्रोड्यूसर है वो क्या नहीं करेगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेगा इतनी। अगर वो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेगा, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट नहीं होगा, तो हमारी जीडीपी भी क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, समझ गए। ठीक है, ये हमारी क्या थी, कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी जो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील करनी है। अब देखो, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं, मतलब डिसीजन कौन लेता है। हमने हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा था कि जो हमारे डिसीजन मेकर्स होते हैं कौन होता है, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो गया, एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो गया, या कोई एक प्रोड्यूसर हो गया कि मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना।
ऐसे ही हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी कुछ डिसीजन मेकर होते हैं। सबसे पहला गवर्नमेंट होती है कि वो डिसीजन मेक करती है किसके बारे में, वो कई सारी पॉलिसीज बनाती है, ठीक है, पॉलिसीज बनाती है रिलेटेड, जैसे फिस्कल पॉलिसीज हो गई, ठीक है। अब फिस्कल पॉलिसीज में दो तरीके का करती है, लाइक उसकी इनकम एक्सपेंडिचर्स। वो पहले आपने देखा होगा जब हमारे हर साल क्या होता है, एक बजट आता है, बजट में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो सरकार है अपनी इनकम कहाँ से लेगी, किस सोर्सेज ऑफ इनकम उसके क्या होंगे, कि कहाँ से उसे इनकम आएगी, और जो एक्सपेंडिचर है वो कितने, मतलब इस साल किन चीजों पे खर्च करने वाला है, कहीं पे पुल बनवाएगा, कहीं पे स्कूल्स बनवाएगा हमारे देश में, तो वो क्या देखने को मिलेगा, हमें उसके पहले से ही पता होते हैं कि इनकम उसे कहाँ से मिलेगी और एक्सपेंडिचर कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। ऐसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब आपने देखा होगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है हमारे क्या करता है, करेंसी ऑथोरिटी है उस पर, वो इशूज करता है। तो जितने भी हमारे इससे रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। थर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये कौन है, ये सेबी। आपने जितने भी हमारे वो देखा होगा शेयर्स वेयर्स, जितने भी हम बॉन्ड्स खरीदते हैं, शेयर्स परचेज सेल करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये इन सबका ध्यान कौन रखता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेबी, ठीक है। द मेन मोटिव ऑफ इज सोशल वेलफेयर। इन सबका एक मेन मोटिव सबका क्या होता है कि हमारे देश में क्या हो सके, सोशल वेलफेयर हो सके। समझ गए अच्छे से, सोशल वेलफेयर हो सके। इन तीनों का क्या होता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा इंक्रीज हो सके सोशल वेलफेयर, ठीक है। अब देखो डिफरेंस जान लेते हैं दोनों में। हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर्स फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन से बात करते हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें पता है, स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ स्केरसिटी। हम इसमें किसकी प्रॉब्लम पढ़ते हैं, स्केरसिटी की, कमी की। एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, और चॉइस ऑफ प्रॉब्लम की, जिस स्केरसिटी की वजह से हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है, हमें पता है 11th में पढ़ा है हमने। हम इसमें इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, हाउस होल्ड के बारे में पढ़ते हैं, या एक फर्म या एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्केरसिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ किस पे, इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी की स्केरसिटी और चॉइस ऑफ प्रॉब्लम को लेके पढ़ते हैं हम। एंड सेकंड सेंट्रल इशू क्या है इसका, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इशू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल इशू ये होता है कि हमारे जो स्केयर रिसोर्सेज है उनका एलोकेशन कैसे करें, मतलब उन्हें स्पेंड कैसे करें जिससे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो सके, और सोसाइटी को क्या हो सके, सोशल वेलफेयर हो सके उसमें, ठीक है। अब इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ द ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, ये ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट क्या है हमारी कंट्री में, एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, इज द सेंट्रल इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पता चल गया। ऐसी इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैक्रोइकोनॉमिक्स यूज्ड मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल सच है, जैसे कंज्यूमर्स डिमांड, या कंज्यूमर्स की डिमांड होगी, कंज्यूमर्स की, प्रोड्यूसर्स की सप्लाई होगी, इसके माइक्रो वेरिएबल्स होते हैं जिसमें यूज होते हैं। ऐसी मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, लाइक जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ऐसी में लिखा नहीं है, वो नीचे हो गया होगा कि एग्रीगेट डिमांड हो गई लोगों की, एक साथ डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, अलग अलग उसकी हमारी ओवरऑल एन इकोनॉमी में। तो ये किस में हमारी यूज होते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल में, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या, हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स कौन कौन होते हैं, ठीक है, बात कर लेते हैं। एट द माइक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे कौन होता है, इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन लार्जली बाय इंडिविजुअल के द्वारा लिए जाते हैं। हमने बात करी थी इकोनॉमिक एजेंट्स जैसे लाइक कंज्यूमर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, दे फोकस ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल गेन्स। ये सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देते हैं, अपने पर्सनल गेन पे, कि कंज्यूमर को सबसे ज्यादा डिमांड मिल सके, वो सॉरी सेटिस्फेक्शन मिल सके, प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा क्या मिल सके, हमारा प्रॉफिट मिल सके, और सोसाइटी को क्या मिल सके, सबसे ज्यादा सोशल वेलफेयर मिल सके। ऐसी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है, इसमें जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं किसके द्वारा लिए जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स, जैसे लाइक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ट्राई जो टेलीकॉम हमारी रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो फोकस करती है हमारे किस पे, सोशल वेलफेयर पे, ठीक है। ये फोकस करती है हमारे सोशल वेलफेयर पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और ये पर्सनल गेन्स पे। कंप्लीट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला क्या दे रखा है हमारा, अजम्पशंस क्या है स्टडी के, अजम्पशंस देख लेते हैं। सर्टेन वेरिएबल्स आर assumed टू बी कांस्टेंट इन मैक्रोइकोनॉमिक्स whereas they are assumed टू बी चेंजिंग इन मैक्रो। अब हमें ये पता है कि जब हम एजम्पशन ये लेके चल देंगे, जब आपको ये पता है
कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ी पढ़ते हैं। जब आप डिमांड पढ़ रहे हो, सप्लाई पढ़ रहे हो, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई थोड़ी पढ़ोगे। उसमें यही बताया गया कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते समय अगर आप मैक्रो वेरिएबल्स के नहीं पढ़ते तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते समय मैक्रो वेरिएबल्स क्या रहते हैं, सारे कांस्टेंट रहते हैं। ऐसी जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो माइक्रो वेरिएबल्स क्या रहते हैं, आपके सारे कांस्टेंट रहते हैं। द microeconomics total output and employment are taken as constant while these important variables अभी पढ़ा हमने। In microeconomics distribution of output income taken as constant value is an important variable। अब यही वाला कि जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो मैक्रो वेरिएबल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो माइक्रो वेरिएबल्स आपके क्या रहेंगे, लिटिल कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे मतलब एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जिनका अब जो 12th में आ गए हैं, क्योंकि हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। हम जल्दी जल्दी अपने चैप्टर्स कवर करेंगे। सितंबर से अक्टूबर तक के बीच में हम क्या कर देंगे, अपना सिलेबस खत्म कर देंगे। उसके बाद हम सैम्पल पेपर्स करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिससे हमारे पेपर में हमें क्या मिलेगी, सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी उन्हीं चीज़ों से। ठीक है, लास्ट तक बने रहें और इनको साथ में नोट करते चले। अगर आप नोट कर सकते हो जिससे आपका बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर आप 12th में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों को, तो आपको क्या होगी, बहुत ज्यादा एक अच्छी ऐसी प्रैक्टिस बन जाएगी जिससे आप इससे कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, अब देखो माइक्रो और मैक्रो पैराडॉक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, आप होगे सर ये तो नया सा टॉपिक लग रहा है। माइक्रो और मैक्रो एक पैराडॉक्स होता है, मतलब कि आप माइक्रो की सारी चीजें मैक्रो से ये इमेजिन नहीं कर सकते कि जो माइक्रो में होता है वो मैक्रो में भी होता है। देखते हैं कैसे। एक कि जो माइक्रो में लॉजिक है, जो आप लॉजिक सोच रहे हो कि जो माइक्रो में हो सकता है लॉजिकल लग रहा है, वो मैक्रो लेवल पे नहीं होता। देखो व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल। अब आप कहोगे कि माइक्रो लेवल पे क्या लॉजिकल है, मे नॉट बी लॉजिकल एट माइक्रो लेवल, कि जो माइक्रो लेवल पे लॉजिकल नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एन इंडिविजुअल लेवल पे जो सेविंग इज अ वर्चर, इट इज गुड फॉर हिज फ्यूचर पर्सपेक्टिव। जैसे आप देखो, आपने एक एग्जांपल ले लिया, राम। राम क्या करता है, सेविंग करता है। काम क्या करता है, सेविंग करता है। अच्छी बात है सेविंग करना, सेविंग तो सबको करनी चाहिए, क्योंकि उसके फ्यूचर में फ्यूचर पर्सपेक्टिव से काम आ सकती है। उसको अगर कुछ काम हो, सेविंग से आप बहुत कुछ कर सकते हो, घर ले सकते हो, बाइक ले सकते हो, कार ले सकते हो, और अपनी और भी कई सारी नीड्स को पूरा कर सकते हो। ठीक है, उसने सेविंग करनी स्टार्ट कर दी, उससे उसे फ्यूचर में भी क्या हुई, मदद हुई। ठीक है, बट ये इसके लिए अच्छा था, कौन से लेवल पे, माइक्रो लेवल पे। अब देखो माइक्रो लेवल पे हो गया, अब हम इसे किस पे लें, मैक्रो लेवल पे लेते हैं। अगर सारे लोग क्या कर देंगे, सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे, तो लोग हमारे देश में क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी, डिमांड। अब जब लोग सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे तो लोग डिमांड क्यों करेंगे, जब उन पे पैसा ही नहीं होगा, सेव करके रख लेंगे, बाहर जाके कुछ खरीदेंगे नहीं, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगी, देश में डिमांड कम हो जाएगी गुड्स की। अब जब डिमांड कम हो जाएगी तो जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या सोचेगा कि मैं प्रोड्यूस क्यों करूं इतना, जब डिमांड ही नहीं आ रही गुड्स की, वो डिमांड नहीं आएगी तो हमारी क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर अपने गुड्स प्रोड्यूस करना कम कर देगा। जब प्रोड्यूसर अपने गुड्स कम करना कर देगा कम, तो उसको प्रॉफिट भी कम होगा। जब उसे प्रॉफिट कम होगा तो वो इन्वेस्टमेंट भी कम करेगा। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट कम होगा, अगर इन्वेस्टमेंट कम होती है तो हमारी जीडीपी भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इसलिए हमने देखा कि माइक्रो लेवल पे ये तो अच्छी बात थी, सेविंग करना उसके लिए अच्छा था फ्यूचर पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर सभी लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे, हम मैक्रो लेवल पे देखेंगे, अगर सभी लोग सेविंग करना स्टार्ट कर दें तो हमारा डिमांड कम हो जाएगी, उससे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कम कर देगा, प्रॉफिट कम होगा, उससे इन्वेस्टमेंट कम होगा, फिर हमारी धीरे धीरे जीडीपी कम होने लगेगी, जिससे जो एक लॉजिकल थिंकिंग वहां पे अच्छी थी, यहाँ पे अच्छी नहीं है। अच्छे से आपको चमका क्लियर। ठीक है, बट इफ ऑल द पीपल इन एन इकोनॉमी, अगर सारे लोग इकोनॉमी में सेव करेंगे ज्यादा, तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वाइल डिक्रीज, डिमांड हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिसका रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड, जिससे डिमांड कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट लेवल फॉल हो जाएगा। जब प्रोड्यूसर सोचेगा जब गुड्स की डिमांड नहीं है तो मैं लोगों से काम ही क्यों करवाऊं, नौकरियां
क्यों तो इतनी एम्प्लॉयमेंट लेवल गिरेगा, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल आपका बढ़ेगा, ठीक है। द इकोनॉमी में बी ड्राइवन इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी, और हमारी इकोनॉमी कैसे हो जाएगी, पॉवर्टी के लेवल पे आ जाएगी, डिप्रेशन आ जाएगा हमारे देश में, हमारी कंट्री में। अच्छे से समझ आ गया। अब देखो स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम जानते हैं स्कोप और सिग्निफिकेंस क्या है। अब जितने भी हमारे स्कूल के स्टार्टिंग के पहले 4 चैप्टर है ना, वही सब इसमें हमें देखते हैं। जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपकी इंडेक्स है, पूरी जो इंडेक्स है वो आप इसमें उठा के डाल सकते हो, ठीक है। लाइक देखो जैसे फर्स्ट एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, कि आपको एस्टिमेट करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि नेशनल इनकम को रिलेटेड इसके एग्रीगेट्स को, जैसे इट डील्स विद द डेफिनेशन आएंगे इसमें, आपको एस्टिमेशन करोगे आप नेशनल इनकम का एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसके लाइक रिलेटेड एग्रीगेट्स होते हैं जैसे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो आपको आगे थर्ड या फोर्थ चैप्टर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छे से उस टाइम पढ़ेंगे इसे। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी पे आपको फोकस करना पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप स्टडी करोगे थ्योरी रिलेटेड किससे, एम्प्लॉयमेंट से और अनएम्प्लॉयमेंट से, जो आपकी इकोनॉमी में, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप जानोगे थ्योरी ऑफ मनी, आप मनी के बारे में जानोगे, क्रिएशन कैसे होती है इकोनॉमी में, मतलब आपका मनी कैसे क्रिएट होता है, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, आप क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हो, बाय द कमर्शियल बैंक, बैंक के द्वारा, इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं, जरूरी है। लिंक टू द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ोगे कि जो आपकी कंट्री में सेंट्रल बैंक है ना, आरबीआई, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके सेंट्रल फंक्शंस क्या होते हैं इन रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, कि वो मनी में जब सप्लाई करता है मनी को, तो उसमें क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं, कैसे वो करता है, कैसे क्रिएशन करता है क्रेडिट की, और कई सारी चीजों की, जो हम आगे चलेंगे पढ़ के। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, हम क्या जानेंगे, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब मैंने बताया, वो पता होता है, वो सॉरी क्या होता है कि जब आपके देश में महंगाई बढ़ने लगती है, ऐसे एक होता है आपका डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप में क्या होता है, जब आपके देश में क्या आ जाती है, मंदी आ जाती है, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप मतलब जब आपके देश में महंगाई होती है, और डिफ्लेशनरी गैप का मतलब होता है कि जब आपके देश में क्या होती है, एकदम से गरीबी, ऐसे मान लीजिए मंदी आ जाती है, ठीक है। इट रिपीट्स द 10 पाथ ऑफ जनरल प्राइस लेवल लोडिंग टू इन्फ्लेशनरी, आपका जनरल प्राइस लेवल क्या रह गया उस टाइम, किस टाइम, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप में, जब आपकी इकोनॉमी में ही होता है, ठीक है। फिफ्थ आप पढ़ोगे रोल ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बजट, कि आपके गवर्नमेंट बजट कैसा होता है, रोल क्या होता है गवर्नमेंट का बजट बनाते समय। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप स्टडी करोगे हाउ गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है, उसका इंपैक्ट कैसे पड़ता है हमारी लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे, एक्टिविटीज जितनी भी हमारी होती है उस पर गवर्नमेंट बजट का फर्क कैसे पड़ता है, उस पर इम्पैक्ट कैसे डालता है, ठीक है। ये सब हम किस में जानेंगे, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सिक्स क्या आता है हमारा, एक्सचेंज रेट एंड बीओपीस, कि आपका एक्सचेंज रेट क्या है, कि जब आप डॉलर्स का, जब आप बाहर नोट लेके जाते हो अपने देश में लाते हो, उसका एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, यहाँ पे कितना रेट चल रहा है, दूसरी कंट्रीज में आपके मतलब जो रुपीस की वैल्यू क्या है, ये सब आप पढ़ोगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, आप एक्सचेंज रेट के बारे में जानोगे कि हम इसे कैसे मैनेज करते हैं, ये भी जानोगे कि हम एक्सचेंज रेट को कैसे मैनेज करते हैं इन द इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और स्कोप है किसका, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ब्रीफली एज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इसलिए हमने सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड मैक्रो ब्रांच हमारी इकोनॉमिक्स की, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करती है ऑन सच इशूज पे, जैसे एक्सप्लेन हाउ इज इकोनॉमी फंक्शन, इकोनॉमिक फंक्शन काम कैसे करती है। सेकंड हाउ कैन बी मैनेज, और मैनेज कैसे करती है, रेगुलेट कैसे करती है, और सोशल वेलफेयर को कैसे मैक्सिमाइज करती है, कौन, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये सब आप इसमें पढ़ने वाले हो, ठीक है। अच्छे से क्लियर हो गए। ऐसे हमारे सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, आपको इसमें डिस्क्रिप्शन मिलेगा किसका, इकोनॉमी का। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ऑफर्स करती है आपको डीप डिस्क्रिप्शन किसका, इकोनॉमी का, आपके देश का, जिसमें आप एस्टिमेशन करना जानोगे नेशनल इनकम का, स्टडी करोगे अनएम्प्लॉयमेंट की, गवर्नमेंट बजट को पढ़ोगे, एंड सेकंड रोड मैप मिलता है आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, एक ग्रोथ मैप मिल गया किसका, डेवलपमेंट का और ग्रोथ का। मैक्रोइकोनॉमिक्स आपको ऑफर करती है, एक रोड मैप देती है आपको किसका, ग्रोथ और डेवलपमेंट का, प्रोग्राम्स का, पॉलिसीज का, जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, जिससे ड्रॉन बाय असेसिंग द नीड्स एंड नीड्स ऑफ द इकोनॉमी, जिसकी आपको हर इकोनॉमी में किसको नीड होती है। थर्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आप इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पढ़ोगे, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि आप एक
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अपने मतलब बैलेंस कैसे ला सकते हो, इसको अचीव कैसे कर सकते हो, आप इसमें स्टडी करते हो। दिस इज अचीव थ्रू अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसीज, कि आप एक अच्छी सी मॉनेटरी पॉलिसीज बनाए, फिस्कल पॉलिसीज बनाए, जिससे आप क्या कर सको, अपने यहाँ एक बैलेंस बना सको और एक स्टेबिलिटी ला सको अपने कंट्री में। ऐसी फोर्थ बीओपी पढ़ोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस, क्या आपका कि बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस ऑफ अ कंट्री रिवील्स परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। जब ये आपका निकल के आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का रिजल्ट, तो आपको उससे क्या पता चलता है कि आपकी कंट्री की परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी इकोनॉमी की, इन रिलेशन टू द बच्चों जो हमारा वर्ल्ड है उसके कंपैरिजन में। बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, जो आपको शो करते हैं कैपेसिटी आपकी कि एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इंपोर्ट कितना हो रहा है, कंपल्सन टू इंपोर्ट, कि आप कितने निर्भर हो आप अपने इंपोर्ट्स पे। फर्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंट पोल्यूशन, आप किसके बारे में भी पढ़ोगे कि प्रॉब्लम ऑफ आपकी जो गरीबी की हमारी प्रॉब्लम है, एनवायरमेंट पोल्यूशन हमारा एक प्रॉब्लम है, उसके बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम, आप इसके अंदर भी देखने को मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखने में मिलेगा कि प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी और एनवायरमेंट पोल्यूशन के बारे में। ऐसी सेकंड, पॉलिसी फॉर्मेशन, क्या आप पॉलिसी फॉर्मेट कैसे करते हो, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स लाइक जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजप्शन एंड हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी आउटपुट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स की, इन सब में कैसे डिफरेंट सेक्टर्स में अलग अलग पॉलिसीज काम आती है और कैसे कैसे फॉर्मुलेट होती है, वो किस में पढ़ने वाले हो आप, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जो आपको क्या करती है, डील करती है। ऑफ द इकोनॉमी द एक्सट्रीमली यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, इसलिए हमारी इकोनॉमी में आप एक्सट्रीमली ये देखोगे कि कैसे फॉर्मुलेशन होती है किसका, हमारी पॉलिसीज का, जिससे हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है कंट्री की, ठीक है, इन पॉलिसीज से। इन शॉर्ट अगर देखा जाए, वी कैन शेयर द नॉलेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम इसमें ये बात कर सकते हैं छोटी छोटी, अगर आमतौर पर बात करें तो हम कह सकते हैं जो नॉलेज है मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स की और मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल्स की, जो एक्सट्रीमली एसेंशियल है किसी भी चीज को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। अगर आपको इकोनॉमी की परफॉर्मेंस की क्या करनी है, समझ रखनी है, आपको समझना है, तो आपको अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के मॉडल्स और इकोनॉमिक वेरिएबल्स, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को समझना होगा, एज वेल एज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। अगर आपको पॉलिसीज बनानी, प्रोग्राम्स बनाने हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो आपको इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर। हमारा चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर था यहाँ पे क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो हम अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को क्या करें, जुड़े रहें हमारे चैनल से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं और कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू।